Hello everyone, welcome to my YouTube channel Future Scholar Guide. And today in this video we will going to discuss the Global Korea Scholarship which has been offered by the government of South Korea. And the body who handles the scholarship on the behalf of government of South Korea is the Ministry of Education, National Institute of International Education, जिसको हम NIIED South Korea भी कहते हैं. This is the poster which has been released by government of South Korea every year on the website of Study in South Korea. हम इस वीडियो के आखिर में देखेंगे कि एक एप्लीकेंट जो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड है अप्लाई करने में, वो स्टडी इन साउथ कोरिया की वेबसाइट पर जाके स्कॉलरशिप से रेलिवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकता है, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन की गाइडलाइंस, एप्लीकेशन फॉर्म और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पोस्टर को डिस्कस करते हैं जिसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि ये ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ है. अब अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ में हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं. वन इज़ द एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एंड सेकंड इज़ द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम. एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का टेन्योर 2 to 3 ईयर्स है, जबकि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम का टेन्योर 4 to 6 ईयर्स है. एंड दिस इज़ एक्सक्लूडिंग द कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स जो कि 1 ईयर का होता है. इस स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात यही है कि इंटायरली फुली फंडेड होती है. इट मीन्स कि इसमें स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ीस, उसकी कोरियन लैंग्वेज की फ़ीस, एक स्टूडेंट का राउंड ट्रिप एयर फेयर और उसका मंथली अलाउंस स्टाइपेंड इंक्लूड होता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं. अब ये गाइडलाइंस लास्ट ईयर 2025 की हैं. इट मीन्स कि इसकी एप्लीकेशन लास्ट ईयर सितंबर 2024 से अक्टूबर 2024 में क्लोज़ हो चुकी हैं, और वो स्टूडेंट्स जो 2026 में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं वो इस साल सितंबर 2025 की गाइडलाइंस को देखेंगे. सो अगर हम इस गाइडलाइंस को स्क्रॉल डाउन करें तो वी हैव अ टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, प्रोग्राम का कोटा क्या है, एक स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है और सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, स्कॉलरशिप से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और इन केस ऑफ एमरजेंसी एक स्टूडेंट किसको कॉन्टैक्ट कर सकता है. लेकिन ये गाइडलाइन इतनी डिटेल और एक्सटेंसिव हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से पढ़ ले तो उसको किसी को भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इस गाइडलाइंस में हर चीज़ बहुत ज़्यादा तफसील से एक्सप्लेन की गई है. इस गाइडलाइंस के एंड पे हमारे पास 4 टाइप के अपेंडिक्स के टेबल हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास कन्वर्जन का टेबल आता है, जीपीए का. सेकंड इज़ द कोरियन एम्बेसीज के कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन है. थर्ड इज़ कि अगर कोई एप्लीकेंट एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो वो यूनिवर्सिटी के किस स्टाफ को कॉन्टैक्ट कर सकता है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो वो यूनिवर्सिटी में किसको कॉन्टैक्ट कर सकता है. सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज 2025. इस प्रोग्राम का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, जिसका मेनली पर्पज़ ये होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन साउथ कोरिया में आके परस्यू करें ताकि साउथ कोरिया और उनकी होम कंट्री के दरमियान म्यूचुअल फ्रेंडशिप को प्रमोट किया जा सके. अंडर दिस प्रोग्राम हमारे पास दो तरह के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं. वन इज़ द एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, इसमें 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम होता है और 2 to 3 ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम होता है. और अगर कोई स्टूडेंट बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम होता है और 4 to 6 ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम होता है. इट मीन्स कि आपकी डिग्री जो भी हो, आइदर इट इज़ एसोसिएट और बैचलर्स, उसे कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम कंप्लीट करना ही होता है 1 ईयर का. अब हम डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के कितने ट्रैक्स हैं. सो बेसिकली इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के 2 ट्रैक्स हैं. वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक एंड सेकंड इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक. एम्बेसी ट्रैक में हमारे पास जनरल का क्राइटेरिया 71 होता है, ओवरसीज़ को कोरियंस का क्राइटेरिया 7 होता है. इंटरनेशनल रिकन्स्ट्रक्शन टैलेंट स्कॉलरशिप जो कि यूक्रेन के लोगों के लिए होती है, उनका क्राइटेरिया 9 होता है, और टोटल सब सीट्स एम्बेसी ट्रैक पे 87 होती हैं. अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में आइदर थ्रू पोस्ट और इन पर्सन जाके साउथ कोरियन एम्बेसी को इस्लामाबाद में सबमिट करेगा. और अगर कोई एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो वो 3 तरह के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है: RGKS, UIC और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम. इन सब की सीट्स टोटल 280 हैं, और अगर कोई यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करता है तो वो एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को बाय इंटरनेशनल पोस्ट सबमिट करता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि जीकेएस में कौन कौन सी अवेलेबल फील्ड्स अवेलेबल हैं. सो जीकेएस में एक स्टूडेंट किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकता है जो कि जीकेएस की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं. इस स्कॉलरशिप में
नाइट स्कूल, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स नहीं ऑफ़र किए जाते। और कौन-कौन से प्रोग्राम्स कौन-सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होती है, वो आप स्टडी इन साउथ कोरिया की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, जिसको हम इस वीडियो के आखिर में देखेंगे कि उन फाइल्स को कैसे एक्सेस करते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि एम्बेसी ट्रैक में हमारे पास कौन-कौन सी फ़ील्ड्स ऑफ स्टडी अवेलेबल हैं, सो हमारे पास एम्बेसी ट्रैक में 2 तरह की फ़ील्ड्स होती हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए इंस्टीट्यूट्स वो होते हैं जो कि सोल और उसके आस-पास होते हैं, जबकि टाइप बी वो इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो कि अदर प्रोविंसेस में होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई कर रहा है, तो वो जर्नल, ओवरसीज़ कोरियन और आईटीएस की प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकता है और इनका टोटल कोटा हमारे पास 87 होता है। जो स्टूडेंट्स एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके पास 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं, जिसमें से 2 टाइप ए होनी चाहिए और 1 मस्ट बी टाइप बी होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास यूआईसी के प्रोग्राम के अंडर 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें बैचलर्स और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं और इनका कोटा टोटल 100 स्कॉलर्स का है। इसी तरह अगर कोई एप्लीकेंट आरजीकेएस में अप्लाई कर रहा है, तो वो सिर्फ 39 इंस्टीट्यूट्स में ही अप्लाई कर सकता है और इनका कोटा टोटल 80 का होता है। इसी तरह एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में 9 इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारे पास सीट्स 100 हैं। अगर हम प्रोग्राम के कोटे को डिस्कस करें, तो हमारे पास एम्बेसी ट्रैक पे 71 स्कॉलर्स अवेलेबल होते हैं फ्रॉम 69 कंट्रीज़। और अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट ने देखना है कि उसकी कंट्री का हर लेवल पे क्या कोटा अवेलेबल है, तो वो इस चार्ट को देख सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो कि 43 नंबर पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में पाकिस्तान की सीट सिर्फ और सिर्फ 1 है। इट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई करता है फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट पाकिस्तान से सेलेक्ट हो सकता है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमारे पास अंडर यूआईसी प्रोग्राम 100 स्कॉलर सेलेक्ट होते हैं और बैचलर डिग्री के लिए हमारे पास 8 इंस्टीट्यूट्स हैं और उन 8 इंस्टीट्यूट्स के आगे उनके प्रोग्राम भी स्पेसिफाइड हैं। अगर कोई स्टूडेंट लेट्स से कोरिया टेक में अप्लाई कर रहा है अंडर यूआईसी प्रोग्राम, तो वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही अप्लाई कर सकता है। इसी तरह हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, तो वो सिर्फ कंगबुक यूनिवर्सिटी में बिग डेटा में ही अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन इन से अलावा किसी प्रोग्राम में होती है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। हमारे पास आरजीकेएस का कोटा 6 रीजन से होता है, टोटल 80 स्कॉलर्स का। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो कि साउथ वेस्ट एशिया में बनता है, तो हमारे पास टोटल 27 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि जीकेएस के प्रोग्राम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनिशियल स्टेप है। एक स्टूडेंट अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकता है, उसके लिए उसे सबसे पहले अपनी सिटीजनशिप चेक करनी है। एप्लीकेंट और उसके लीगल पेरेंट्स की सिटीजनशिप अदर देन साउथ कोरिया होनी चाहिए। अगर एप्लीकेंट या उसके पेरेंट्स डुअल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, तो वो एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकता। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एप्लीकेंट की सिटीजनशिप चेंज हो जाती है, तो वो इवैल्यूएशन के प्रोसेस से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बट ये क्लॉज यूआईसी के एप्लीकेंट्स पे एलिजिबल नहीं है। अगर हम लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ में हमारे पास 2 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। वन इज़ द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम एंड सेकंड इज़ द एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। जो स्टूडेंट्स अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं, वो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो स्टूडेंट जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान में 2 ईयर्स की होती है, वो भी बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनको हम एफएससी लेवल या ए लेवल्स ग्रेजुएट कहते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री है, वो इस बैचलर डिग्री के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि एसोसिएट डिग्री रखते हैं, वो बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई एप्लीकेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ बट वो ग्रेजुएट हो जाएगा, तो वो अपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकता है और इसके लिए लाजमी है कि वो 31 दिसंबर 2024 या 2025 तक अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो अपनी एम्बेसी और यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दे। अगर वह नहीं कर सका, तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो इस कंडीशन में कैंसिल कर दी जाएगी। इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि जब आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करते हैं, तो आप अपने कॉलेज से एक होप सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करते हैं अपनी एडमिन से जाके और एडमिन को बताते हैं कि हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप काइंडली हमें होप सर्टिफिकेट बना दें।
एडमिन आपको विद इन 15 टू 20 मिनट्स ईजिली आपका होप सर्टिफिकेट बना देगी। अगर आपको होप सर्टिफिकेट से रिलेवेंट कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रेड्स। जीकेएस में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए लाजमी है कि उनका ग्रेड जो है वो मिनिमम 80% होना चाहिए, या फिर वो अपनी क्लास के टॉप 20 स्टूडेंट्स में लाई करते हों। अगर किसी स्टूडेंट की एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सीजीपीए सिस्टम चलता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो अपना सीजीपीए देख ले कि रेलिवेंट उसके लिए कौन सा यहाँ पे स्केल एप्लीकेबल है उसके ऊपर, जिसमें हमारे पास अगर उसका स्केल 4 है तो उसके लिए लाजमी है कि उसका मिनिमम सीजीपीए 2.6 होना चाहिए, और अगर 5 है तो 3.2 होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट की सीजीपीए या ट्रांसक्रिप्ट पे उसका ग्रेडिंग सिस्टम विजिबल नहीं है तो स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट अपनी कॉलेज से इशू जो कि ऑफिशियली अटेस्टेड हो उसको सबमिट करे, जिसमें उनका ग्रेडिंग सिस्टम शो हो रहा हो। अगर हम एज की बात करें तो जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अप्लाई करते हैं उनकी एज मस्ट भी 25 होनी चाहिए और उनका डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 2000 होनी चाहिए। हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि उसकी किसी भी तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए ओवरसीज़ ट्रैवल के लिए, और हेल्थ की टर्म्स में वो गुड हेल्थ में होना चाहिए बोथ मेंटली और फिजिकली। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट हैं जो कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में नहीं अप्लाई कर सकते। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कोरियन हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, आइदर वो इंटरनेशनल स्कूल्स उनकी कंट्री में क्यों ना ऑपरेट कर रहे हों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पाकिस्तान में पढ़ रहा है अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन, लेकिन वो किसी कोरियन स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रीवियस जीके स्कॉलर जिसको स्कॉलरशिप मिल चुकी है वो दोबारा से कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एक और रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को पहले जीके स्कॉलरशिप मिली थी और उसने कैंसिल कर दी आफ्टर एनरोलमेंट, तो वो भी ऐसा स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकता जीकेएस में। यहाँ पे सारी रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं, आप उसको वन बाय वन पढ़ सकते हैं। इन केस अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट्स एप्लीकेंट की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक एप्लीकेंट किसी भी एक ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकता है, आइदर एम्बेसी ट्रैक के थ्रू या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू। एम्बेसी ट्रैक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो फर्स्ट राउंड पास करते हैं, जो कि जिनको हम बैकअप कैंडिडेट्स भी कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी ट्रैक पे नहीं अप्लाई कर सकते। और यूनिवर्सिटी ट्रैक के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से एम्बेसी ट्राई का कोटा सिर्फ एक स्टूडेंट का है और लेट्स से एम्बेसी ने 10 लोगों को इंटरव्यू किया है, तो जब तक उन 10 लोगों में से कोई एक बच्चे का हमारे पास सिलेक्शन नहीं हो जाता, वो जो 9 बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में नहीं जा सकते बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एम्बेसी के पास पड़े हैं। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडिशनल क्या होता है जो कि एप्लीकेंट पे लग सकता है अगर उनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। आप जब जीकेएस में सेलेक्ट हो जाते हो तो एक स्टूडेंट के लिए लाजमी होता है कि वो विद इन 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम वो टॉपिक लेवल 3 को अचीव करे। अब टॉपिक यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज होता है, लेकिन अगर को लेवल 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके प्रोग्राम यूनिवर्सिटी आपसे इससे हायर लेवल डिमांड करती है तो आपके लिए लाजमी है कि आपको टॉपिक लेवल 4 या 5 अचीव करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन का क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर को अगर हम देखें तो एम्बेसी ट्रैक में हमारे पास टोटल 3 राउंड्स होते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक में 2 राउंड्स होते हैं। एम्बेसी ट्रैक में सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी के पास जाती है, एम्बेसी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करती है एंड देन NIIED को रिकमेंड करती है। उसके बाद NIED उनकी इवेल्युएशन के बाद आगे उन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन 3 यूनिवर्सिटीज़ को भेजता है और फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करती हैं उन तीनों में से कि उन्होंने किस बच्चे को अपने पास रखना है। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास एम्बेसी ट्रैक में 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है और एक स्टूडेंट का 2 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो गया है, तो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर रही होगी ईमेल पे कि आपका इस यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन हुआ है और आपका इस यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन हुआ है। तो फिर स्टूडेंट पे होता है कि स्टूडेंट ने खुद डिसाइड करना होता है कि उसे किस यूनिवर्सिटी में जाना है।
और उसे अपना वो डिसीजन NIED को बताना पड़ता है कि वो इस यूनिवर्सिटी के साथ अपनी सीट कंफर्म कर रहा है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक पे जाएँ तो हमारे पास 2 राउंड्स होते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू लेने के बाद आपको NIIED को रिकमेंड करती है। हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स NIIED बता करती है और वो स्टडी इन साउथ कोरिया की वेबसाइट पे इशू होते हैं। अगर हम सिलेक्शन स्केड्यूल की बात करें तो एम्बेसी ट्रैक में हमारे पास हर एम्बेसी अपना जो डेडलाइन खुद सेट करती है, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट अनाउंसमेंट जो राउंड 1 की थी वो 11 अक्टूबर तक थी और उसके बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट 18 अक्टूबर की थी। मींस के ओरल इंटरव्यूज़ आपके सिर्फ एम्बेसी 8 दिनों में कर सकती है। उसके बाद एम्बेसी के लिए लाजमी है कि वो 1 नवंबर तक रिकमेंडेड स्टूडेंट्स NIIED को रिकमेंड कर दे और फिर लेट नवंबर तक NIIED उसका रिजल्ट देता है और फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट कर दिए जाते हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ 20 दिसंबर तक कैंडिडेट को बताती हैं कि आइदर उनका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपके पास 25 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की डेडलाइन होती है। कोई भी बच्चा अगर 25 अक्टूबर के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है तो उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाते, आइदर उसने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो। इसलिए हमेशा यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये चीज़ सजेस्ट की जाती है कि अपने एप्लीकेशंस एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पाकिस्तान से साउथ कोरिया भिजवा दें, बिकॉज़ डिलीवरी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं कभी-कभार। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ अपने रिजल्ट्स अनाउंसमेंट की डेट खुद सेलेक्ट करती हैं। ये चीज़ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हम इनको भी आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी ट्रैक में कैसे अप्लाई करते हैं, हम एम्बेसी ट्रैक में सेपरेटली कैसे अप्लाई करते हैं। फिर ओरल इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी की साइड से जो कि 15 नवंबर तक कंडक्ट होना चाहिए और फिर यूनिवर्सिटीज़ आगे NIIED को रिकमेंड करती है स्टूडेंट्स को और उसके बाद मिड ऑफ दिसंबर आपका रिजल्ट आ जाता है और हमेशा लास्ट रिजल्ट NIIED अनाउंस करती हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसको हम स्टडी इन साउथ कोरिया की वेबसाइट कहते हैं। ये सिलेक्शन टाइमलाइन है जो कि एज़ एज़ इट इज़ अबव है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट सबमिट कौन से करने होते हैं जो आपको एप्लीकेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं टू सबमिट। हमारे पास फॉर्म 1 टू फॉर्म 6 आपके लिए मैंडेटरी होता है एक एप्लीकेंट के लिए कि वो सबमिट करे। अगर इन 6 डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ मिसिंग होती है आइदर एम्बेसी लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ौरन डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है। हमारे पास लेवल फॉर्म 1 टू फॉर्म 6 में एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, GKS का एप्लीकेंट का एग्रीमेंट और मेडिकल असेसमेंट का फॉर्म आता है। हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि GKS अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और स्टडी प्लान क्या होता है। डॉक्यूमेंट 7 टू 14 जो हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिस भी हो जाता है तो वो आपसे यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके लिए लाजमी हैं आप उनको ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सिटी के केस में ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है, एम्बेसी कभी आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगती, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा। और ये बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है, एप्लीकेंट्स का, उसके पेरेंट्स का और प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप है। इसमें हम पाकिस्तान में अगर बात करें तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो होता है, जो नादरा से आपको मिलता है, वो इस डॉक्यूमेंट को प्रूफ कर रहा होता है। यहाँ पे आपके पास हाई स्कूल और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की डिग्री होनी चाहिए हाई स्कूल की, जिसमें आपका करिकुलम शो हो रहा हो और एट द सेम टाइम आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी शो हो रहा हो। आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की। अब जो 9, 10 और 11 डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए हैं जो कि बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले एसोसिएट डिग्री की हुई है। और आपके 7 टू 11 जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे अपोस्टाइल होने चाहिए। अपोस्टाइल का मतलब ये है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मोफा की तरफ से, जो कि पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसकी साइड से अपोस्टाइल हो। हम डॉक्यूमेंट नंबर 12 टू 14 को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये पाकिस्तान के केस में जो है वो इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर किसी पे ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी उसके ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे अदर डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें हमारे पास 15, 16 और 17 डॉक्यूमेंट है। अगर किसी स्टूडेंट के पास टॉपिक का वैलिड स्कोर है तो वो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लगाए।
या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि आइल्स या टोफल होता है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाए। ये ऑप्शनल है लेकिन एम्बेसी की केस में हाईली रिकमेंड की जाता है। 16 लेवल पे हमारे पास कॉपी ऑफ अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स हैं। आपके पास जितनी भी आपकी हाई अचीवमेंट की सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स हैं उनकी आपने सिर्फ फोटोस्टेट कॉपी लगानी है। ये भी ऑप्शनल है लेकिन हाईली रिकमेंड किया जाता है बिकॉज़ ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। लास्टली हमारे पास एप्लीकेंट पासपोर्ट होता है, ये रेलेवेंट होता है। यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर रेलेवेंट एप्लीकेंट्स लिखा हुआ है लेकिन हमेशा ये चीज़ सजेस्ट की जाती है कि जो स्टूडेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो अपना पासपोर्ट कॉपी ज़रूर लगाएं साथ। हमारे पास अब यहाँ पे हैं कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होती है, ठीक है। एम्बेसी और यूनिवर्सिटी में आप हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सब फाइल्स नहीं सबमिट होती जीकेएस के लिए। यहाँ पे सब कुछ यही चीज़ मेंशन है कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए जो हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप एक मरतबा इसको रीड आउट कर लें, अगर लेट्स से कोई चीज़ नहीं समझ आती तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक को डिफरेंशिएट करती है वो ये, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक में आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को में अप्लाई कर रहे होते हैं जिसमें से 2 टाइप ए, 1 टाइप बी होती है, तो आपको टोटल 4 सेट्स ऑफ अपनी एप्लीकेशन भेजने पड़ते हैं। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको एक ओरिजिनल सेट भेजना पड़ता है। अब एक ओरिजिनल सेट से मुराद ये है कि आपकी अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल सेट, मतलब इसका ये मतलब ना हुआ कि आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री लगा देनी है। आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री को फ़ोटो स्टेट करवा के उसको अपोस्टाइल करवाना है और वो जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट आपका बनता है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है। अगर अपोस्टाइलेशन या से रेलेवेंट किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं अपोस्टाइलेशन पे गाइड कर दूंगी। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सेम एज अबव होने चाहिए, इसको आप एक मरतबा पढ़ लें, अगर कोई इशू है तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब थिंग्स टू नोट व्हेन प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट राउंड में हमारे पास लाजमी होते हैं कि फर्स्ट राउंड के लिए हमारे पास लाजमी है कि सारे डॉक्यूमेंट जितने भी सबमिट किए जा रहे हैं वो आइदर इंग्लिश में हो या कोरियन में हो, और जो भी सबमिशन गाइडलाइंस एम्बेसी की साइड से यूनिवर्सिटी की साइड सेट की गई हैं एप्लीकेंट उसको फॉलो करें। सेकेंड राउंड में हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे के सारे हमारे एनआईईडी को चले जाते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे एनआईईडी को चले जाते हैं वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आते। इसलिए मेक श्योर ये करें कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कभी ना भेजें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अपोस्टाइल कॉपी भेजें। यहाँ पे सब कुछ सेकेंड राउंड से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसको आप इजीली रीड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन एट नीड। अब आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले आता है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रजिस्ट्रेशन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टूडेंट का एनआईसी और उसके पेरेंट्स का एनआईसी हो सकता है, या फिर पाकिस्तान के केस में सबसे बेस्ट है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि नादरा इशू करता है, और ये डॉक्यूमेंट आपका अपोस्टाइल होना चाहिए, मीन्स मोफा अटेस्टेड होना चाहिए। अब मोफा अटेस्टेड और अपोस्टाइल होने में फ़र्क है, ये बात याद रखें। पहले मोफा अपोस्टाइल अटेस्ट करता है एंड देन फिर उस डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करता है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हमारे पास आपकी डिग्रीज़ होती हैं प्रीवियस अटेंडेड स्कूल की, और वो भी अपोस्टाइल होनी चाहिए, और अपोस्टाइल की कॉपी आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अपोस्टाइल करवानी पड़ती है ताकि वो ओरिजिनल बन सके। आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी सेम होती है, और आपको वो भी अपोस्टाइल सबमिट करनी पड़ती है, और उसमें आपका ग्रेडिंग सिस्टम विजिबली विजिबल हो कि बेसिकली आपका स्कूल जो है वो किस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होता है कि आपका क्या ग्रेड पॉइंट बनता है जीकेएस के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका ग्रेडिंग सिस्टम विजिबल नहीं था, तो उसे उसे क्या करना है कि उसे अपनी ग्रेडिंग सिस्टम को बेसिकली इस वेबसाइट पे जाके चेक करना है, और उसको भी बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाना है ताकि उसका ग्रेडिंग सिस्टम प्रूव हो सके कि वो सही है। प्रूफ ऑफ कोरियन, ओवरसीज कोरियन और अडॉप्टी। अगर फॉर एग्जांपल ये क्लॉज आप पे एप्लीकेबल है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, अदरवाइज नेक्स्ट 3 क्लॉजेस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास कोरियन लैंग्वेज का
सर्टिफिकेट आता है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आता है। अगर कोई स्टूडेंट टॉपिक किसी के पास टॉपिक है तो वो टॉपिक के साथ अप्लाई करे, और अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश और आइल्स के साथ, आइल्स या टोफल के साथ अप्लाई करें। कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट में हमारे पास ये आता है कि उसके पास जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स हैं, वो जो उसने पर्सनल स्टेटमेंट में और स्टडी प्लान में मेंशन किए हैं, वो उसको ज़रूर सबमिट करें। और ये सिंपल फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं, इनकी अपोस्टाइलेशन या काउंसलर कंफर्मेशन नहीं लाजमी होती। पासपोर्ट कॉपी हाईली रेलिवेंट है और हाईली सजेस्ट की जाती है कि सबमिट की जाए, और ये सिर्फ आपको सिंपल फ़ोटोसेट कॉपी अपनी सबमिट करनी पड़ती है, इसके लिए अपोस्टाइलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपने ऑफिशियल नेम यूनिवर्सिटी का और डिपार्टमेंट का जिसमें आप एप्लीकेंट अप्लाई करा उसको बहुत क्लियरली लिखना है, एज इट इज़ जो GKS की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ने अपनी एक्सेल शीट में दिया हुआ है। और आपका इंग्लिश नेम एप्लीकेंट का उसके पासपोर्ट से ज़रूर मैच होना चाहिए, और आपको फॉर्म पे अपना नेम फिल करते हुए स्पेसिफिक ऑर्डर ही फॉलो करना है, जिसमें पहले आपका फैमिली नेम आता है, फिर आपका गिवन नेम आता है, एंड देन आपका मिडिल नेम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेंट का नाम हिरा फातिमा है तो पहले पहले वो फातिमा लिखेगी एंड देन वो हिरा लिखेगी। अब उसका मिडिल नेम नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं लिखेगी। एक और चीज़ जो GKS की एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड की जाती है कि आप जो भी अपना सर्टिफिकेट अटैच कर रहे होते हैं उसके टॉप राइट कॉर्नर में उसको लेबल करें कि ये सर्टिफिकेट क्या चीज़ शो कर रहा है। लास्टली, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो A4 पेपर साइज़ में होने चाहिए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो A4 पेपर पे नहीं है तो आपको उसे A4 पेपर पे स्टिक करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। एक बात याद रखें कि आप अपनी GKS की एप्लीकेशन में कहीं भी जगह पे स्टेपलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है फॉर GKS एप्लीकेशन। आप सिर्फ ग्लू या पेपर पेन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एम्बेसी ट्रैक को हम डिस्कस करते हैं। तो एम्बेसी ट्रैक में एप्लीकेंट्स 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, बट वो सिंगल यूनिवर्सिटी से 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं चूज़ कर सकते। उनके लिए लाज़मी है कि वो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सेलेक्ट करें। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एम्बेसी में 3 चॉइसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करने की, और एक स्टूडेंट टाइप ए में यॉन्से यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करता है, तो वो उसका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहा है। इसी तरह फिर वो टाइप बी में अपनी चॉइस 2 में जाके टाइप ए में कोरिया यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा, और इस तरह टाइप बी में जाके चॉइस 3 टाइप बी में जाके एक टाइप बी की यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेगा, लेट्स से पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी को, और उसमें इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेगा। स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि वो यॉन्से यूनिवर्सिटी में ही 3 नो डिपार्टमेंट्स अपने सेलेक्ट कर ले। और स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो हमेशा टाइप बी में से एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर सेलेक्ट करे। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि टाइप ए की यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं, तो टाइप बी हम ये कह सकते हैं एक बैकअप प्लान होता है हमारे पास। यूनिवर्सिटी ट्रैक में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में ट्रैक में से एप्लीकेंट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से मुराद 1 कंप्लीट एप्लीकेशन सेट, जो कि ओरिजिनल अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए। अगर हम एवेल्यूएशन के पॉइंट्स को डिस्कस करें तो सिलेक्शन कमेटी क्वालिफिकेशन और कंपिटेंसी एप्लीकेंट की रिव्यू करती है और फिर इसका ओरल इंटरव्यू लेती है, और ये सिर्फ राउंड 1 में होता है, आइदर एम्बेसी का हो या यूनिवर्सिटी का हो। नीट कभी भी एप्लीकेंट का ओरल इंटरव्यू नहीं लेता। एडिशनल पॉइंट्स एक एप्लीकेंट को कैसे मिल सकते हैं कि वो टॉपिक लेवल 3 होल्ड करता हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे होते हैं। अब क्लास 2 जो है वो पाकिस्तानियों के लिए पर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर किसी स्टूडेंट के पास इंग्लिश या कोरियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है तो वो उसको ज़रूर अटैच करे, बिकॉज़ यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है इस गाइडलाइंस में कि फ्रॉम 2024 GKS सिलेक्शन राउंड 1 एंड राउंड 2 जिनके पास टॉपिक या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल है, उन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और उनकी, अगर हम ये देखें कि आपका कौन सा प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको कितने पॉइंट्स देगा, तो ये टेबल हमारे पास गिवन है जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास आइल्स है तो उसको 80% मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके पास टोफल 95 और अबव है तो 80% मार्क्स मिलेंगे उसे। अगर हम इवैल्यूएशन की प्रेफरेंस की बात करें तो
हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसमें ओवरसीज़ कोरियन होना लाज़मी है। स्टूडेंट जो है वो लो इनकम फैमिली या अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हो। वो टोफल उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो जिसमें टोफल या आइल्स होता है। वो साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहा हो और उसकी रेलेवेंट एसोसिएट डिग्री जो है उसमें वो नेशनल लेवल का विनर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। फाइनल अनाउंसमेंट एम्बेसी जो है वो 20 दिसंबर 2024 तक करती है। ये लास्ट की डेडलाइन है। इस साल जो होगी वो डिफरेंट होगी या आइदर 20 दिसंबर 2025 ही हो सकती है। फाइनल सिलेक्शन से रेलिवेंट जितनी भी बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अगर हम एम्बेसी ट्रैक को एक डिटेल में डिस्कस करें तो ये है कि एम्बेसी ट्रैक में एक एप्लीकेंट 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है। एक एप्लीकेंट्स को टोटल 4 सेट्स एम्बेसी को सबमिट करने पड़ते हैं। एम्बेसी फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग कंडक्ट करता है जिसके बाद वो एप्लीकेंट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है और इंटरव्यूज़ के बाद वो एप्लीकेंट्स को NIIED को रिकमेंड कर देता है। उसके बाद NIIED आपकी वैल्यूएशन करती है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी 3 सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट कर देती है। अब उन 3 यूनिवर्सिटीज़ अपने क्राइटेरिया के बेस पे स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं और फिर स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते हैं उनकी ईमेल पे जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट की होती है कि आपका इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट का तीनों यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो जाए या स्टूडेंट्स का किसी 2 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो जाए। अगर उसका तीनों यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हुआ है तो फिर उससे डिसाइड करना पड़ता है कि उसने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आप सेकंड राउंड क्लियर करने के बाद भी तीनों यूनिवर्सिटीज़ में रह जाते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट बन जाते हैं तो उसके बाद आपको NIIED की साइट से एक आपकी ईमेल पे इनविटेशन लेटर रिसीव होता है जिसको आप एम्बेसी लेके जाते हैं अपने वीज़ा लगवाने के लिए और वो एक नेक्स्ट लेवल प्रोसीजर होता है जिसको हम इस गाइडलाइंस के बाद डिस्कस करेंगे कि कोरियन एम्बेसी में वीज़ा आप कैसे लगवा सकते हैं। यहाँ पे सारी गाइडलाइंस अवेलेबल है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए क्या-क्या होना उनके लिए पॉसिबल है। इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट किया होता है, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उनके लिए लाज़मी है कि वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को अपने बिफोर गोइंग टू कोरिया उसको रिसीव कर लें अपनी यूनिवर्सिटी की साइट से और एम्बेसी में या यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दें। और एक चीज़ जो बहुत हाईली रिकमेंड की जाती है कि जो स्टूडेंट्स साउथ कोरिया अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं, आइदर वो अंडर ग्रेजुएट हो, मास्टर हो या PhD हो, वो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो अपोस्टाइल करवा के लेके जाएँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपकी कोरियन लैंग्वेज की एनरोलमेंट और आपकी यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट के वक्त काम आते हैं। अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना हों तो फिर आपको 1 साल के बाद पाकिस्तान वापस आना पड़ता है ताकि आप डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपोस्टाइल करवा सकें। ये चीज़ इसलिए हाईली सजेस्ट की जाती है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स एक ही मरतबा में अपोस्टाइल या कौंसलर कन्फर्म करवा लें। जो स्टूडेंट्स GKS को विन करते हैं उनको D2 या D4 वीज़ा इशू किया जाता है क्योंकि आपका पहला साल लैंग्वेज का भी साल होता है और जो स्टूडेंट जिनके पास टॉपिक लेवल 5 या 6 ऑलरेडी होता है वो अपनी डायरेक्ट डिग्री स्टार्ट करते हैं तो उनको एजुकेशन का वीज़ा दिया जाता है। अब हमारे पास आते हैं कि आप एक एप्लीकेंट जो है वो लॉज और रेगुलेशन को चेक कर सकता है। अगर उसे एकेडमिक रेगुलेशन चेक करनी है हर यूनिवर्सिटी की तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकता है। वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए वो इन वेबसाइट्स को देख सकता है। स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन है कि अगर बैचलर डिग्री है तो वो 5 to 7 ईयर्स की होगी, एसोसिएट डिग्री 3 to 4 ईयर्स की होगी और वो स्टूडेंट्स जिनके पास जैसे टॉपिक लेवल 5 और 6 है वो कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने क्योंकि हमारे पास 1 साल का कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम होता है तो अगर कोई स्टूडेंट ने पहले 6 मंथ्स में को टॉपिक लेवल 5 या 6 या आइदर 3 अचीव कर लिया है जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, तो वो रिमेनिंग 6 मंथ्स स्किप किए बगैर अपनी डिग्री फ़ौरन स्टार्ट कर सकता है। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स को डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि जितने भी GKS के स्कॉलर्स होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं उनको एयर फेयर मिलता है, आपका राउंड ट्रिप एयर फेयर। उनका मंथली अलाउंस दिया जाता है, उनकी कोरियन लैंग्वेज की प्रोग्राम की फ़ीस होती है, शायद उनकी डिग्री प्रोग्राम की फ़ीस होती है। अगर हम कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम की फ़ीस को डिस्कस करें तो वो अराउंड 5.2 मिलियन होती है जो कि गवर्नमेंट पे करती है आपके लिए और इसी तरह आपकी डिग्री प्रोग्राम की फ़ीस जो होती है वो भी 5 मिलियन कोरियन वॉन होती है। ये डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी का मामला होता है, इसमें हमें स्कॉलर्स को इंटरफेयर करने का कोई इशू नहीं होता। जहाँ तक हम बात करें कोरियन इकोनॉमी क्लास की टिकट प्राइस फ़्लाइट की टिकट की, अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने खुद
फ़्लाइट परचेज़ की है तो उसको एक्चुअल प्राइस रीइम्बर्स हो जाती है विदिन 1 और 2 मंथ्स। या कभी-कभार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी उसके बिहाफ़ पे उसकी फ़्लाइट परचेज़ करके स्टूडेंट को इन्फॉर्म करती है। अगर हम मंथली अलाउंस की बात करें तो ड्यूरिंग कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम आपको 12 मिलियन कोरियन वॉन पर ईयर दिए जाते हैं। अगर आप इस 12 मिलियन वॉन को डिवाइडेड बाय 12 करें तो आपको एक मंथ का स्टाइपेंड ईजिली मिल सकता है यहाँ से। इसी तरह डिग्री प्रोग्राम में आपका 13 मिलियन कोरियन वॉन होता है जो कि 1.3 या 1.2 मिलियन कोरियन वॉन होता है पर मंथ। तो आपके इस मंथली अलाउंस में आपके पास आपने लिविंग एक्सपेंसेस, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स, टॉपिक की एप्लीकेशन फ़ीस, सेटलमेंट अलाउंस, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपको वीज़ा दोबारा लगाना है, हर चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। आपने हर चीज़ इसी में मैनेज करनी होती है। और वो स्टूडेंट्स जो कि इनिशियली टॉपिक लेवल 5 या 6 के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ग्रांट्स ऑटोमैटिकली मिल जाते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग टू स्कॉलरशिप बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, जिनको आप पढ़ लें। अगर इनमें कोई इश्यू है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप अपना कमेंट ड्रॉप करें, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर कॉन्टैक्ट इमरजेंसी की सिचुएशन में आप किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? अगर आपको गाइडलाइन में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही स्टिल, तो आप gksniied@korea.kr में अपनी ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं और वो विदिन 24 आवर्स आपको आपकी क्यूरी में रिस्पॉन्ड कर देंगे। इसके अलावा अदर यूज़फुल वेबसाइट्स हमारे पास ये हैं कि अगर आपने कोरियन लैंग्वेज सीखनी है बिफोर गोइंग टू कोरिया तो आप किंग सॉजन वेबसाइट को देख सकते हैं। कोरियन का पोर्टल है, मोफा है कोरिया की, वीज़ा एंड इमिग्रेशन की वेबसाइट्स हैं, हायर एजुकेशन इन कोरिया है, इनकी सारी वेबसाइट्स को आप एक मरतबा चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास ये अपेंडिक्स नंबर 1 है जिसमें जीपीए कन्वर्जन टेबल है। अगर हम इस टेबल को देखें तो बेसिकली हमारे पास 5 डिफरेंट किस्म की ग्रेडिंग सिस्टम है। आपका जो भी रेलेवेंट ग्रेडिंग सिस्टम है आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखनी होती है। अगर आपकी हाई स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम 100 था तो आप लेट्स से आपका परसेंटेज 95 थी तो आप 95 लिखेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की कॉलेज में सीजीपीए वाइज ग्रेडिंग होती है तो वो अपना स्केल सेलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना सीजीपीए लिखेगा और सो सीजीपीए के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करता है। यहाँ पे हमारे पास अपेंडिक्स बी में सारी कोरियन एम्बेसीज़ की कॉन्टैक्ट्स गिवन हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 43 नंबर पे पाकिस्तान कोरियन एम्बेसी का नंबर अवेलेबल है, फैक्स का और टेलीफोन दोनों, और ईमेल भी अवेलेबल है। अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो हम ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हैं उनके पब्लिक आवर्स के दरमियान में। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी एम्बेसी ट्रैक में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के किस स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी से को देख के यहाँ से उनकी ईमेल पे उन्हें ईज़िली ईमेल कर सकते हैं ताकि उनकी कोई भी जो क्यूरी है वो क्लियर हो जाए। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट पाकिस्तान से साउथ कोरिया भिजवाने होते हैं, तो वो अपने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट भिजवा दिए हैं, उनकी ईमेल रेलेवेंट यहाँ पे अवेलेबल है। कि आपने किसको ईमेल करके बताना है। यहाँ पे हमारे पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में भी इसी तरह अवेलेबल है कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में क्योंकि हमारे पास 9 इंस्टीट्यूट्स थे, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है तो अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी की ईमेल देके उनको इन्फॉर्म कर सकता है, या कोई क्यूरी की केस में उन्हें ईमेल करके पूछ सकता है कि उन्हें उसे ये मुश्किल आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो उसका क्या करें। इसी तरह यूआईसी के केस में भी 8 इंस्टीट्यूट्स हैं और आप अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है और हम मुझे इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम इस वीडियो के आखिर में देखेंगे कि आप स्टडी इन साउथ कोरिया की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाके लिखना है स्टडी इन साउथ कोरिया। जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी सर्च किया हुआ, तो मेरे यहाँ पे सर्च इंजन में बहुत सामने ही था। आपने जैसे स्टडी इन साउथ कोरिया लिखेंगे गूगल पे जाके, आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी, स्टडी इन साउथ कोरिया रन बाय कोरियन गवर्नमेंट। आप इसको क्लिक करेंगे और आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे कुछ पॉपअप्स शो होंगे, अगर ये रेलेवेंट है तो उसको ओपन करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको क्लोज़ कर दें। ये वेबसाइट क्योंकि उर्दू में इसलिए है क्योंकि इसको वेबसाइट को मैं इस टाइम पाकिस्तान से एक्सेस कर रही हूँ। आप जिस भी कंट्री में बैठे इस वेबसाइट को देख रहे होंगे, ये उस लैंग्वेज में होगी। अब मुझे इस वेबसाइट को इंग्लिश में देखना है तो मैंने ट्रांसलेट कर लिया है इसको इंग्लिश में। और इस वेबसाइट को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं, जिसमें अगर आपने जाके जीकेएस स्कॉलरशिप के ऑप्शन को ढूंढना है और उसको क्लिक कर देना है।
आप जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसको अभी हम डिस्कस करके गाइडलाइंस में हटे हैं। आप इस पेज को दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और इस वेबसाइट के इस पेज के सबसे आखिर में चले जाएँ, जहाँ पे जीकेएस नोटिस बोर्ड आ रहा है। जैसे ही आप जीकेएस नोटिस बोर्ड पे जाएँगे तो आपके पास नोटिस बोर्ड आ जाएगा कि इस टाइम सबसे लेटेस्ट कौन-सा नोटिस आया हुआ है। जैसे कि अभी रिसेंटली जीकेएस 2025 ग्रेजुएट की फाइनल अनाउंसमेंट हुई है, तो उसका नोटिस है, और जीकेएस 2025 का न्यूज़लेटर आया है। अगर हमने ये देखना है कि लास्ट ईयर की गाइडलाइंस कब अनाउंस हुई थी फॉर अंडर ग्रेजुएट, तो हम डायरेक्ट सेकंड या थर्ड पेज पे जाएँगे। हम जैसे ही थर्ड पेज पे जाएँगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2025 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप बराए अंडर ग्रेजुएट डिग्री 2025 गवर्नमेंट की ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भर्ती के रहनुमा खतूत। हम जैसे ही इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो। इस वेबसाइट को जैसे कि अब इस वेबसाइट पे जाके आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने रेलेवेंट, वो आपने डाउनलोड करने हैं। अब यहाँ पे मेंशन है कि कोटा 71 कैंडिडेट्स का है, हमारे पास ओवरसीज़ का कोटा 7 है, यूनिवर्सिटी ट्रैक पे 80 का कोटा है ऑन आरजीकेएस, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है जो कि मैंने गाइडलाइंस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। अब हमने इस पेज के एंड पे जाके अपनी एप्लीकेशन गाइडलाइंस इंग्लिश वाली जो हैं वो डाउनलोड करनी है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है। अब इस ज़िप फाइल में यूनिवर्सिटीज़ जो ए से लेके जे तक हैं उनकी ज़िप फाइल है, और इसमें हमारे पास के से वाई तक यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो आप, और ये हमारे पास प्रमोशन पोस्टर है, और अगर फॉर एग्जांपल एफएक्यूज़, अगर आपका कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास डाउनलोड कर लेने हैं और डाउनलोड करके हमने उनको देखना है, जैसे कि हमने अभी पहले इस वीडियो में गाइडलाइंस को डिस्कस किया है। अगर गाइडलाइंस से रिलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। अदरवाइज़ इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।